प्यारे बच्चों, कैसे हैं? चलिए, अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम लोग 8 क्लास के चैप्टर 2 में पढ़ रहे थे भूमि, लैंड, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में, जिसमें से भूमि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब आज हम लोग मृदा और उसके आगे देखते हैं। तो मृदा यानी सॉइल। ये सॉइल है क्या, मृदा है क्या? तो ये भूपृष्ठ, अर्थ क्रस्ट, जिस पर हम निवास करते हैं, पृथ्वी का सबसे बाहरी परत, जिस पर घास, पेड़ पौधे आदि उगते हैं, कृषि कार्य करते हैं, तो वह भूपृष्ठ का सबसे ऊपरी परत, पतली परत मृदा है, जिस पर पौधों का वृद्धि एवं विकास होता है। पौधों के वृद्धि और विकास होने से ही अन्य जीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है। मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने से, जो चट्टान है वो टूट फूट करके मिट्टी में बदलती है और उस चट्टान में धरातल पर पाए जाने वाले जैव पदार्थ जैसे वनस्पति, घास आदि के सड़ने गलने से होता है। अब मृदा कई प्रकार के पाए जाते हैं, तो इस प्रकार का निर्धारण मुख्य रूप से चट्टानों के टूटने फूटने से ही होता है। जिस क्षेत्र में जिस प्रकार की चट्टानें होंगी उसी प्रकार के सामान्यतः मिट्टी का निर्माण होता है। अब मिट्टी की उर्वरता, मिट्टी उर्वर है, अनुर्वर है, इसका पता कैसे चलेगा? तो मिट्टी की उर्वरता का निर्धारण जैव पदार्थ अर्थात वनस्पति, घास, पत्ते आदि जो होते हैं, उनके सड़ने गलने से मिट्टी में उपजाऊ तत्व ह्यूमस का विकास होता है और वह मिट्टी का सबसे उपजाऊ तत्व होता है। तो जितना अधिक जैव तत्व का मिश्रण होगा, मिट्टी की उर्वरता उतनी अधिक होगी। उसी तरह से मिट्टी में कौन कौन से खनिजों का मिश्रण है, खनिजों के मिश्रण के आधार पर भी मिट्टी की उर्वरता निर्भर करती है। मृदा क्या है जानने के बाद हम इसके निर्माण के कारक को देखेंगे। कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण मृदा का निर्माण होता है। तो मृदा निर्माण के कारक में जनक शैल, पेरेंटल रॉक्स सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी के द्वारा मृदा का रंग और उर्वरता निर्धारित होता है। जिस प्रकार की चट्टानें होंगी, चट्टानों के टूटने फूटने से उसी प्रकार के मृदा का निर्माण होगा। उस तरह से चट्टानों को तोड़ने फोड़ने में जलवायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जलवायु के द्वारा चट्टानें न केवल टूटती फूटती है, बल्कि वनस्पति, घास आदि सड़ते गलते भी हैं, जो मिट्टी के अंग हैं। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जलवायु के कारण अलग अलग प्रकार की मिट्टी का भी विकास होता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में देखते हैं कि अगर मान लिया जाए पर्वतीय क्षेत्रों में नीचे वाले क्षेत्रों की जलवायु अलग होती है, ऊंचे पर्वतीय भागों की जलवायु अलग होती है, जिसके कारण मृदा के प्रकार में अंतर आ जाता है। उसी तरह से जैव पदार्थ की मात्रा, अगर मरुस्थलीय क्षेत्र में देखते हैं तो वहाँ जैव पदार्थ की मात्रा कम होती है, वनस्पति कम होता है, सूक्ष्म जीवाणु कम होते हैं, तो वहाँ की मिट्टी अलग प्रकार की होगी। और अगर मैदानी क्षेत्रों में या जहाँ वनस्पति अधिक होती है, वहाँ जैव पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, तो वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, क्योंकि उसमें ह्यूमस की मात्रा वनस्पति के सड़ने गलने से अधिक होती है। मृदा निर्माण में लगा समय, तो कितना समय से कोई मृदा बन रहा है, ये सब कारक जो कितने समय से काम कर रहे हैं उस पर भी मृदा निर्भर करता है। जैसे लंबे समय से मृदा का निर्माण हो रहा है तो मिट्टी की मोटाई अधिक हो जाएगी, ज़्यादा मात्रा में मिट्टी का निर्माण होगा। अगर कम समय से लग रहा है और अपर्दन यानी काटने छाटने वाले दूध ज़्यादा काम कर रहे हैं तो मिट्टी की परत पतली होगी। तो इस तरह से मृदा निर्माण में इन कारकों का प्रभाव पड़ता है और इन कारकों का प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से पड़ता है। इसलिए विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में कई प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है। तो हम देखते हैं कि ये मृदा निर्माण के कारक हैं, इनमें जैव एवं अजैव दोनों प्रकार के तत्व काम करते हैं। मृदा निर्माण के कारक देखने के बाद हम लोग मृदा की परिच्छेदिका यानी सॉइल प्रोफाइल देखते हैं, क्योंकि मृदा का निर्माण लेयर बाय लेयर कई संस्तरण में होता है।
इसलिए इसकी एक परिच्छेदिका बनती है, प्रोफाइल बनता है, उसको देखते हैं। तो जैसे ये एक चट्टान है और चट्टानों के टूटने फूटने से ही मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो इसमें देख रहे हैं कि अगर ऊपर से आते हैं तो ऊपर में जो चट्टान था बहुत लंबे समय से इस पर इरोजन और वेदरिंग यानी अपर्दन और ऋतुक्षरण, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे क्या होता है, अपर्दन और ऋतुक्षरण यानी कि चट्टानों को तोड़ने फोड़ने वाले कारक के कारण ये टूट फूट चुका है और टूट फूट जाने के कारण ये महीन कणों में बदल गया है। ये सबसे ऊपरी परत है और इसमें वनस्पति, घास, पत्ते आदि जो इस पर विकसित होते हैं उनके सड़ने गलने से ह्यूमस का विकास हो गया है और वो ह्यूमस सबसे उपजाऊ तत्व है और यही भाग उपजाऊ है मिट्टी का और इसी पर हम लोग कृषि कार्य करते हैं। उसके नीचे वाला लेयर जो चट्टानों का ही बना हुआ है, लेकिन ये ऊपरी मृदा के नीचे है, टॉप सॉइल के नीचे सब सॉइल है और ये भी टूट फूट चुका है चट्टानें, लेकिन इसमें मोटे मोटे कण हैं, क्ले के रूप में नहीं बदला है, बालू और सिल्ट और कंकड़ पत्थर के रूप में है और इसमें वनस्पतियों का अभाव, वनस्पति चूंकि ऊपरी लेयर में है तो नीचे तक नहीं पहुंच पाया है, सड़ गल कर घुल मिल पाया है, नीचे तक नहीं घुल मिल पाया, इसलिए ये अनुपजाऊ भाग हो जाता है, उसके नीचे वाला भाग है। और उसके नीचे चट्टाने अभी बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में है, अब क्षय यानी बेदर्द हुए हैं, टूट फूट गए हैं, लेकिन बड़े बड़े कण के रूप में रहते हैं। और सबसे नीचे आधारभूत जनक सेल जिसके ही टूटने फूटने से ऊपर इस तरह की प्रक्रियाएं हुई है, सबसे नीचे है और ये अभी सॉलिड रूप में है, ये टूटा फूटा नहीं है, ये पेरेंटल रॉक है। तो इस तरह से मिट्टी का निर्माण 4 लेयर में होता है और इसे ही हम मिट्टी का सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, मिट्टी परिच्छेदिका कहते हैं। और अब हम लोग देखते हैं कि अलग अलग रंग की मिट्टी है, तो ये अलग अलग रंग की मिट्टी होने का कारण है ये आधारभूत चट्टान, जनक चट्टान, जिसके कारण मिट्टी का रंग अलग अलग होता है। मृदा परिच्छेदिका के बाद हम लोग देखेंगे मृदा का ह्रास यानी निम्नीकरण, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। मृदा का क्षरण क्या है? तो मृदा में एक उर्वरा शक्ति होती है जिसके कारण हम विभिन्न प्रकार के फसलों एवं का उत्पादन करते हैं एवं वनस्पति, घास आदि का उसके कारण विकास होता है। जब यह उर्वरा शक्ति किन्हीं कारणों से नष्ट होने लगता है तो उसे ही कहते हैं मृदा का निम्नीकरण यानी डिग्रेडेशन, क्षरण। अब ये क्षरण क्यों होता है? तो क्षरण का कारण है मृदा को अपर्दन की क्रिया द्वारा अपर्दन के विभिन्न कारक काट छांट कर बहा देते हैं, वनों का कट जाना, ये सब कारण है। जल की कमी, प्रदूषण की समस्या, तो ये सब कारणों से मृदा का ह्रास होता है, उसकी उर्वरा शक्ति में कमी आती है। अब हम लोग प्रमुख कारण को देखते हैं कि मृदा क्षरण के प्रमुख कारण क्या है। प्रमुख कारण में वनोन्मूलन यानी वनों का कटना, बहुत तेजी से कटना, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या होता है कि जब बारिश होती है और पेड़ नहीं रहते हैं तो बारिश का पानी तेजी से प्रवाहित होता है और जिसके कारण मिट्टी की परत को वह काटकर प्रवाहित कर देता है। उसी तरह से अतिचारण, ओवर ग्रेजिंग, वनस्पति, घास वनस्पति को जब पशु चरते हैं, उसको खाते हैं, तो जब ज़्यादा उस पर पशुचारण होता है मिट्टी पर तो वह घास को जड़ से उखाड़ देते हैं, जिससे उपजाऊ भाग वह कमज़ोर हो जाता है और हवा और पानी से प्रवाहित हो जाता है। उसी तरह से रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक का प्रयोग कृषि कार्य में करते हैं, जिससे अवांछित तत्व, हानिकारक तत्व, हार्मफुल एलिमेंट्स मिट्टी में प्रवेश कर जाता है और मिट्टी की उर्वरता को नष्ट कर देता है। भूस्खलन, भूस्खलन लैंडस्लाइडिंग, ये पर्वतीय क्षेत्रों की मुख्य समस्या है। पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा आदि के कारण ऊपर से चट्टानें अचानक नीचे टूटकर गिरती है, जिससे मिट्टी की परत प्रवाहित हो जाती है, बह जाती है, नष्ट हो जाता है। बाढ़ की समस्या मुख्य रूप से अधिक वर्षा वाले और मैदानी क्षेत्रों में है। उसी तरह से
अपरदन एक बड़ा कारण है, इरोजन एक बड़ा कारण है मिट्टी के उर्वरता को नष्ट करने का। इसके अपरदन में मुख्यतः दो प्रकार का अपरदन होता है, चादरी अपरदन, सीट इरोजन। पठारी और पर्वतीय क्षेत्रों में जब भारी बारिश होती है तो मिट्टी के पूरे परत को ऊपर से नीचे की ओर बहा कर लेके चला जाता है, जिसे चादरी अपरदन कहते हैं, और पूरी एक परत बह जाती है मिट्टी की। उसी तरह से अवनलिका अपरदन, रील इरोजन का अर्थ है कि जब ढाल वाले क्षेत्रों में बारिश होती है तो छोटी छोटी नदियां और कभी कभी बड़ी नदी भी मिट्टी को काट कर बहा देती है, और कई धाराएं बनने के कारण पूरा मिट्टी का वह क्षेत्र उबड़ खाबड़ दिखाई देने लगता है। तो इस तरह से मिट्टी के उर्वरा के नष्ट होने के ये सब कुछ प्रमुख कारण हैं। मृदा क्षरण यानी सॉइल को डिग्रेड होने से बचाने के क्या उपाय हो सकते हैं, यानी सॉइल कंजर्वेशन, क्षरण को बचाने का उपाय संरक्षण। तो इसके लिए कुछ उपाय करने की ज़रूरत होती है। जैसे मान लिया जाए कि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ ढाल अधिक है तो वहाँ समोच्च रेखीय कृषि करना चाहिए। समोच्च रेखीय जुताई का मतलब हुआ कि कंटूर प्लॉविंग, इस तरह से ढाल वाले क्षेत्रों में जुताई करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जब बारिश का पानी ऊपर से आएगा तो ये जुताई का उभरा हुआ भाग है वो जल के तीव्र बहाव को रोकने का काम करेगा, जिससे जल का बहाव धीमा हो जाएगा और मिट्टी कम कट करके बह पाएगा। अगर इस तरह का हम जुताई करते हैं तो ये एक नली बन जाता है जिसके द्वारा तेजी से पानी प्रवाहित होगा और मिट्टी का कटाव भी तेज हो जाएगा। उसी तरह से रक्षक मेखलाएं यानी शेल्टर बेल्ट, ये मुख्य रूप से समुद्र तटीय क्षेत्रों में और मरुस्थलीय क्षेत्रों में ज़्यादा कारगर होता है, क्योंकि इस तरह से अगर हम वृक्षारोपण करते हैं, कतारबद्ध वृक्षारोपण करते हैं, तो इससे अगर समुद्र तटीय क्षेत्र में है तो तेज तरंग या जब समुद्र का पानी तेजी से ऊपर चढ़ता है तो उसको रोकेगा। और अगर हम मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें तो वहाँ मरुस्थलीकरण, जो मरुस्थलों का विस्तार होता है उसको एक कतारबद्ध पेड़ आगे बढ़ने से रोकते हैं। इस तरह से शेष भाग का मरुस्थलीकरण रुकता है तथा वायु का प्रवाह भी वहाँ धीमा होता है। उसी तरह फसल आवर्तन यानी क्रॉप रोटेशन, मिट्टी में उपजाऊ तत्व सीमित मात्रा में होते हैं और जब हम फसल का उत्पादन करते हैं तो फसलें कई प्रकार की होती है। कुछ मिट्टी से पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में ग्रहण करता है, जैसे धान और गेहूं नाइट्रोजन का अवशोषण ज़्यादा करता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति में कमती है क्योंकि नाइट्रोजन की कमी होती है। उसी तरह से कुछ फसल ऐसे होते हैं जो वायुमंडल में बहुत मात्रा में, अधिक मात्रा में जो नाइट्रोजन है उसको वो भूमि में, मिट्टी में फिक्स करता है। तो वैसे फसल जो फिक्स करते हैं और जो अवशोषित करते हैं, दोनों का बारी बारी से उगाना चाहिए। जैसे धान और गेहूं के बाद दलहन या चारे की कृषि करनी चाहिए या भूमि को बीच बीच में परती छोड़ देना चाहिए, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी। उसी तरह से नियंत्रित पशुचारण, अति पशुचारण, ओवर ग्रेजिंग के कारण क्या देख रहे थे कि वो जड़ से घास उखड़ जाता है, मिट्टी कमजोर होकर प्रवाहित हो जाता है। उसी तरह से कंट्रोल्ड पशुचारण करने की जरूरत है ताकि वो मिट्टी सुरक्षित रह सके। वृक्षारोपण सबसे बड़ा उपाय है। वृक्षारोपण के कारण जल का बहाव धीमा होता है और वह मिट्टी को प्रवाहित होने से रोक लेता है। लोगों ने अभी तक इस चैप्टर में भूमि, लैंड और मृदा संसाधन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अगले भाग में हम लोग जल और प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन करेंगे।